हेलो दोस्तों, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और सेशन का नाम है दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है और उस संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंदर आज हम प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के बारे में चर्चा का विषय बनाएंगे। देखिएगा, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है उसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। देखिएगा, आज हम बात करेंगे सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में और इसके अंदर संघ की कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और कैग ये शामिल हैं। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है वो हम बात करेंगे, आर्टिकल 52 से स्टार्ट करेंगे और उपराष्ट्रपति का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 63 यानी कि 63, मंत्रिपरिषद का 74, महान्यायवादी का 76 और CAG कैग का आर्टिकल 148, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं दोस्तों जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। देखिए दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी कि संघ का मतलब दोस्तों क्या होता है, सेंट्रल। ठीक है, यानी कि सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि जो संघ के अंदर कौन कौन शामिल हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और कैग है। ओके, देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के बारे में स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब ही करते रहेगा। देखिए दोस्तों, हम एक एक आर्टिकल को बिल्कुल बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। सबसे जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 52। देखिएगा, आर्टिकल 52 क्या कहता है, इसके अंदर हमें किस बात की हमें चर्चा मिलती है। तो दोस्तों, आर्टिकल 52 यानी कि 52 के अंदर बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि इसके अंदर बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो सिर्फ आपको यही याद करना है कि आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति या भारत का राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये बात बतानी है आपको। ठीक है, अब देखिएगा आर्टिकल 53 यानी कि जो आपका अनुच्छेद 53 है। अनुच्छेद 53 में क्या बात बताई गई है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से आप इसको समझिएगा। देखिए दोस्तों, संघ यानी कि जो केंद्र है, केंद्र की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि केंद्र की कार्यपालिका जो शक्ति होती है राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति कार्यपालिका से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो अपने जो प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद से ये कार्य करवाता है दोस्तों। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। एक बात और मैं आपको बता दूं इसके अंदर, यानी कि आर्टिकल 53 के अंदर जो दोस्तों जो बताया गया है कि वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी होता है राष्ट्रपति, यानी कि तीनों सेना यानी जल, थल और वायु है उसका सर्वोच्च सेनापति भी राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 52 और आर्टिकल 53 के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 52 में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में बताया गया कि संघ यानी कि केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है और इसका वह स्वयं कार्य ना करके अपने प्रतिनिधि यानी कि हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद की से ये कार्य करवाता है दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि जो वह राष्ट्रपति है जो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति यानी कि कमांडर भी होता है दोस्तों। तो आर्टिकल 52 और आर्टिकल 53 के अंदर ये बातें बताई गई हैं। तो दोस्तों बात करते हैं आगे। अब देखिएगा, यहाँ से हम बात करने वाले हैं जो राष्ट्रपति की जो योग्यता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो राष्ट्रपति पद के लिए उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये याद रखना है सबसे पहले कि राष्ट्रपति पद की योग्यता कौन से आर्टिकल के अंदर बताई गई। तो आपको बताना है आर्टिकल 58 यानी कि अनुच्छेद 58 के अंदर ये बातें बताई गई है क्या क्या योग्यता होनी चाहिए दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो योग्यता है वो उसकी यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो पहली
योग्यता है कि भारत का वह नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता की हम चर्चा करें, यानी कि 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए। और दोस्तों तीसरी योग्यता यह है कि आपको पता है कि जो पार्लियामेंट यानी कि जो संसद है, संसद के कितने पार्ट हैं? पार्ट दोस्तों दो होते हैं, एक तो आपकी लोकसभा, एक आपकी राज्यसभा। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि बताइएगा संसद के कितने अंग हैं, तो दोस्तों अगर अंग के रूप में पूछा जाए तो आपको बताना है, यानी कि आपको इंक्लूड कर देना है राष्ट्रपति को। ठीक है, एक बार फिर से देखिए दोस्तों हम बात कर रहे थे कि जो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो राष्ट्रपति, ये इसकी योग्यता है दोस्तों। दोस्तों आपको पता है कि जो संसद है, पार्लियामेंट है, इसके दो भाग हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा, है कि लोअर हाउस और अपर हाउस। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो अंग के रूप में दोस्तों आपको राष्ट्रपति को भी इंक्लूड कर देना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक आपका क्या है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति की योग्यता यानी कि आप पद यानी कि राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो लोकसभा का सदस्य बनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। दोस्तों एक और योग्यता होनी चाहिए कि लाभ के पद पर ना हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि लाभ का पद होता क्या है। वैसे हम कह सकते हैं कि शाब्दिक अर्थ में इसके ले सकते हैं कि किसी भी सरकारी पद पर ना आसीन ना हो, तो वो लाभ का पद होना नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ें कि लाभ का पद होता क्या है। देखिए दोस्तों, लाभ का पद होता क्या है। ठीक है, देखिएगा आर्टिकल 102 यानी कि 102 में बताई गई ये बात। देखिएगा, संविधान के आर्टिकल 102 के अंतर्गत संसद सदस्यों की योग्यता को निर्धारित करने के लिए लाभ का पद शब्द का प्रयोग किया गया है। परंतु दोस्तों जो संविधान के अंदर जो ये लाभ का जो पद है, ये लाभ का पद जो शब्द है, वो संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लाभ का पद आर्टिकल 102 यानी कि 102 में संसद के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता के निर्धारित करने के लिए लाभ का पद शब्द का प्रयोग किया गया है। परंतु मूल संविधान यानी कि हम कह सकते हैं संविधान के अंदर इसका परिभाषित इसको नहीं किया गया। अब देखिएगा, परिभाषित हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय हम कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, या हम यूँ कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय ने इस लाभ के पद को परिभाषित किया गया है और इसकी व्याख्या की गई है। देखिए दोस्तों, हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी तथ्य के बारे में व्याख्या करने का बिल्कुल पूर्णतः अधिकार होता है। ठीक है, तो लाभ के पद की क्या व्याख्या करता है कि लाभ का पद होता क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। देखिएगा उच्चतम न्यायालय ने लाभ का पद की व्याख्या में कहा है, क्या कहा है दोस्तों, कि कहा है कि कोई भी व्यक्ति है सरकार के अधीन किसी भी कर्तव्य का निर्वहन करता है। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सरकार के अधीन रहकर कोई भी कर्तव्य का निर्वहन करता है और बदले में उसे क्या मिलता है, वेतन मिलता हो, फीस मिलती हो, कमीशन मिलता हो या अन्य कोई सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, तो वह व्यक्ति लाभ के पद पर माना जाएगा। हम यूँ कह सकते हैं कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ने लाभ के पद को बिल्कुल डिफाइन किया है और कहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो सरकार के अधीन काम करता हो और उसके बदले में उसको वेतन भत्ते, फीस, कमीशन और अन्य कोई सुख सुविधाएं अगर प्राप्त होती है, वो ही लाभ का पद कहलाएगी। तो ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। और इसके बारे में और क्या बात बताई गई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसका पद लाभ का पद माना जाएगा, और उसका क्या माना जाएगा, लाभ का पद माना जाएगा। परंतु दोस्तों आपको पता है कि हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो संसद है, विधि का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है, कानून। यानी कि कानून बनाकर ऐसे किसी भी पद को बिल्कुल लाभ के पद के दायरे से बाहर कर सकती है। तो जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है और राष्ट्रपति अगर वो बन जाता है, तो हमारी जो पार्लियामेंट क्या करती है, एक एक कानून बनाती है और कानून बनाकर उस पद को लाभ के पद से बिल्कुल दायरे से बाहर कर देती है और फिर उसको राष्ट्रपति बिल्कुल बना दिया जाता है, निर्वाचित कर दिया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं।
ठीक है। तो लाभ का पद अगर हम देखें तो शाब्दिक अर्थ देखें तो सरकारी नौकरी ना हो और सरकार के द्वारा किसी प्रकार का वेतन भत्ते और कमीशन फीस वगैरह ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो तो वह लाभ का पद होगा नहीं होगा। ओके, तो देखिएगा ये तो हमने बात कर ली है कि लाभ का पद। तो आर्टिकल आपका 58 है। 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में बताया है। तो हमने बात की है कि सबसे पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात हमने बताया कि वो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए कम से कम, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो और लाभ के पद पर बिल्कुल आसीन ना हो दोस्तों। तो ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये तो हमने बात करी। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों आर्टिकल 54, ठीक है, 54 में हमें बताई जाता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन बिल्कुल पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन शामिल होता है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो दोस्तों एग्ज़ाम के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अलग होता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन अलग होता है। तो अगर हम निर्वाचन की बात करेंगे तो दोस्तों निर्वाचन आर्टिकल 55 के द्वारा ये बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है। लेकिन निर्वाचन मंडल का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहली बात हम देखते हैं कि जो सदन के दोनों सदन, यानी कि संसद के दोनों सदन, आप देखिएगा संसद के दोनों सदन कौन कौन हो सकते हैं। एक तो आपका लोकसभा, ठीक है दोस्तों, एक आपका क्या है, राज्यसभा, यानी कि ये दोनों सदन है दोस्तों। तो ये दोनों सदन दोस्तों सदन है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सदन के जो सदस्य होते हैं वो सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में हिस्सा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये याद रखना है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मनोनीत नहीं कर सकते हैं। आपको पता है दोस्तों कि लोकसभा और राज्यसभा में जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ऐसे हम यूँ कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में कुल टोटल राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो दोस्तों आपको बताना है कितने दोस्तों, यानी कि 14 सदस्यों को वो मनोनीत करता है। ठीक है, तो ये 14 सदस्य दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेते हैं दोस्तों, यानी कि निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। ओके, तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल या निर्वाचन में भाग लेते हैं। दूसरा है कि दोस्तों कि जो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि आपको पता है कि राज्यसभा के राज्य की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य भी दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसके साथ साथ 2 ऐसे यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं स्टेट, एक आपका दिल्ली और एक आपका पांडिचेरी, इसको हम वर्तमान में पुडुचेरी के नाम से भी जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पांडिचेरी और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो उनकी विधानसभा के सदस्य भी वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और वो भी दोस्तों निर्वाचित, मनोनीत नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको ये एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल पुटअप करना चाहता हूँ कि आपसे अगर पूछे कि बताइएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल या निर्वाचन में कितने सदस्य संसद के कितने सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो दोस्तों आपको बताना है 14 यानी कि 14 सदस्य, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है दोस्तों। तो ये आपका हुआ पहला क्वेश्चन। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भारत के कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि जो आज वर्तमान में 28 राज्य हैं और 2 आपके यूनियन टेरिटरीज यानी कि हम कह सकते हैं दिल्ली और पांडिचेरी। ठीक है, तो इसका मतलब 30 स्टेट हैं ऐसे जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे भी बिल्कुल पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, देखिएगा अब देखिएगा, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि राज्य के विधानसभा
केवल यानी कि विधानमंडल देखिएगा, राज्यों में दोस्तों आपको पता है जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट होती है, तो राज्य में राज्यों के अंदर भी दोस्तों क्या होता है, विधानमंडल होता है। क्या? विधानमंडल होता है। ठीक है। अब विधानमंडल के भी दोस्तों दो भाग हैं। एक आपकी क्या है, विधानसभा, विधानसभा, और एक आपकी दोस्तों क्या है, विधान परिषद। क्या दोस्तों? विधान 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 परिषद, परिषद देव दोस्तों। तो दोस्तों सिर्फ विधानसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। क्यों लेते हैं दोस्तों? इसका भी एक बड़ा रीजन है, क्योंकि आपको पता है कि भारत के जो 28 राज्य हैं, और उन 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर गिने चुने ही ऐसे स्टेट है जहां पर विधान परिषद है, और इसलिए पूरी तरह हम यूँ कह सकते हैं कि विधानसभा पूरे राज्य में है, विधान परिषद पूरे राज्यों में नहीं है। इसलिए विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। देखिएगा, अब ये बात हो गई। अब एक बात और समझिएगा। एक तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, एक राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेंगे, और यूनियन टेरिटरीज यानी कि हम कह सकते केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य भी भाग लेते हैं। दोस्तों क्यों लेते हैं दोस्तों? इन दोनों ही स्टेट को क्या किया गया, अर्ध राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। देखिएगा, तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा दोस्तों उनको अप्रत्यक्ष विधि के माध्यम से चुना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है दोस्तों। आनुपातिक प्रतिनिधित्व देखिए दोस्तों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है अनुपात के आधार पर उनको क्या करता है, निर्वाचित करना। जैसे मान लेते हैं अनुपात हो गया 50:50, तो यहाँ का मतलब क्या हुआ दोस्तों, बिल्कुल जो मत है बिल्कुल बराबर है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर अनुपात 49:51 हो जाता है, तो दोस्तों जिसको एक ज़्यादा मत मिलेगा तो उसको हम बिल्कुल विजयी घोषित कर देंगे। तो ये होता है आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक और बात आती है कि बताइएगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है। एकल देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोस्तों सिर्फ एक वोट डाल सकते हो। ठीक है। आप एक से अधिक मत नहीं कर सकते। इसी को हम कह सकते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कह सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें समझ में आ गई। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली आपको समझ में आ गई। इसके साथ दोस्तों देखिएगा अप्रत्यक्ष विधि, देखिए दोस्तों इसको समझिएगा। सीधा सीधा इसका अर्थ ये निकलता है कि अप्रत्यक्ष विधि होती क्या है। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष देखिएगा, प्रत्यक्ष क्या होता है दोस्तों, यानी कि प्रत्यक्ष में होता है मतलब जनता सीधे मत कर सके या मत प्रदान कर सके यानी मतदान कर सके, उसको तो हम अप्रत्यक्ष विधि कहेंगे। और दोस्तों अप्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष दोस्तों सीधे जनता किसी में निर्वाचित नहीं कर सकती, यानी किसी को निर्वाचित नहीं कर सकती, मतदान नहीं कर सकती, उसको हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष। ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता पार्टिसिपेट करती है क्या दोस्तों, मतदान कर सकते हैं नहीं, यानी कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति के निर्वाचन में बिल्कुल भाग ले सकते हैं। तो उसी को हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष। देखिएगा एक बार फिर से देखिएगा, आपको सीधा याद ये रखना है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है। देखिए तो प्रत्यक्ष होता है जिसमें जनता सीधे मतदान कर सकती है, अप्रत्यक्ष वो होता है जिसमें सीधे जनता मतदान नहीं करके अपने प्रतिनिधियों के द्वारा मतदान करवाती है। तो उसी को हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष। दोस्तों तो हमारी राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन बिल्कुल अप्रत्यक्ष विधि के माध्यम से होता है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। ओके, वेरी गुड, चलते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, हम राष्ट्रपति का जो ड्यूरेशन है, कार्यकाल है, उस कार्यकाल की हम बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति का ड्यूरेशन की अगर हम चर्चा करें तो राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होता है। ठीक है। तो देखिएगा, वैसे हम मोस्टली हम कहें कि दोस्तों जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल दोस्तों शपथ ग्रहण की तारीख 5 वर्ष से, यानी कि जब वह शपथ ले लेता है उस शपथ की तारीख से 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता दूं कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, कार्यकाल की बात दोस्तों आर्टिकल 56 यानी कि 56 के अंदर बताई गई है कि राष्ट्रपति का जो सामान्य कार्यकाल होता है वैसे उसका कार्यकाल 5 वर्ष
तक होता है, यानी कि शपथ ग्रहण की तारीख से। ठीक है, देखिए दोस्तों, इससे इससे पहले राष्ट्रपति भी क्या करता है कि अपना वैसे त्यागपत्र दे सकता है किसको, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना अपना पद खाली कर सकता है, यानी कि पद से वो हट सकता है। ठीक है, तीसरी बात हम कह सकते हैं कि इनका कार्यकाल की बात करें कि तो संविधान का जो उल्लंघन होता है दोस्तों, संविधान का उल्लंघन पर महाभियोग द्वारा उसको राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति को जो महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है आर्टिकल 61 यानी कि 61 के द्वारा, जो महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं, जो उनका जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो हम दोस्तों हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आप मेरे साथ जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों, क्या है जो आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल बिल्कुल ड्यूरेशन होता है आर्टिकल 56 के तहत, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और इससे पहले भी वो अपना पद खाली कर सकता है, यानी कि उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर। थोड़ा सा अब यहाँ से थोड़ा सा मैं आगे की बात करना चाहता हूँ कि दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। यानी कि इसका मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अपने जो रिजाइन लेटर होता है दोस्तों, वो एक दूसरे को प्रदान करके पद को खाली कर सकते हैं। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि दोस्तों राष्ट्रपति का जो पद है 5 वर्ष से पहले भी बिल्कुल खाली हो सकता है, अगर वह संविधान का उल्लंघन करता है। तो संविधान के उल्लंघन किए जाने पर दोस्तों संसद के द्वारा महाभियोग एक प्रक्रिया होती, प्रोसेस होता है, आर्टिकल 61 के द्वारा उसको पद से हटा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने आर्टिकल 56 के बारे में हमने बात कर ली है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बताता हूँ, जो आर्टिकल 57 है, आर्टिकल 57 के अंदर हम बात बताएं तो आर्टिकल 57 के अंदर बात यह है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। तो दोस्तों हमारे भारत में कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक व्यक्ति एक बार या 2 बार ही राष्ट्रपति पद पर आसीन हो सकता है, नहीं, कितनी बार भी वह आसीन हो सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 57 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो पुनः निर्वाचन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, पावर हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता दूं कि उसके पास 2 बड़े पावर होते हैं, एक तो विधायी कार्य होते हैं, एक वहाँ उसके प्रशासनिक कार्य होते हैं, और एक दोस्तों एक न्यायिक कार्य होते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और नई उमंग के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।